हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं विपिन कुमार मिश्रा, मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 11th जो कि सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट चैप्टर हो गया है, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक लेकर आए हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की बेसिक के बारे में आज हमारी बात होगी आपसे। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जैसे आप जानते हैं कि बेसिक यूनिट्स होती हैं जो कि डायमेंशन में यूज़ होती हैं। एसआई यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक लेंथ, जिसका यूनिट है एसआई मीटर, और इसको डायमेंशन में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में रखा जाता है। मास की यूनिट केजी, किलोग्राम, और उसको डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट सेकेंड, एसआई यूनिट सेकेंड, और उसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी होता है। इसी तरह से टेम्परेचर को हम लोग डायमेंशन में क्या लिखते हैं, थीटा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में थीटा लिखते हैं। और एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, केल्विन होती है। और करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल ए से डिनोट करते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में। हमेशा जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा लिखते समय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। और जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में मास की पावर m की पावर a, l की पावर b और ये t की पावर c। इसका मतलब मास के ऊपर जो आपने पावर लगाई है वो मास का डायमेंशन है, लेंथ के ऊपर जो आपने पावर लगाई है वो लेंथ का डायमेंशन है, और टाइम के ऊपर जो पावर लगाई है वो टाइम का डायमेंशन है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हो सकता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में ये हो सकता है कि टेम्परेचर केल्विन हो तो वहाँ थीटा भी आप लगाएंगे, और किसी में करंट है तो वहाँ एम्पियर ए भी लगाएंगे। लेकिन जो भी होगा, करंट, मास, लेंथ, ये सब के लिए आप जो ऊपर पावर लगाएंगे, एसआई यूनिट पर जो पावर लगती है, उन पावर्स को ही हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। और जब उसी को एमएलटी के पदों में व्यक्त करते हैं तो दोस्तों वो कहलाती है विमीय सूत्र कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन बाद में उसको डायमेंशन ही कहने लगते हैं। तो डायमेंशन का मतलब आप लोग डायमेंशनल फार्मूला ही समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड यूनिट्स, ये सब तो पांचों फंडामेंटल हैं। इसके अलावा और कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज से फाइंड होने वाली, डिपेंड करने वाली जो यूनिट्स हैं वो डेराइव्ड यूनिट्स हैं। और डेराइव्ड यूनिट्स के जो डेराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं उन सबको हम लोग कहेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट क्या होंगी, डेराइव्ड यूनिट्स होंगी जो इन्हीं की मदद से ऑब्टेन होगी। तो चलिए, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी पृष्ठ द्वारा घिरा भाग। जैसे रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल से आप लोग परिचित हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया को लिख देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब जब हम इसका पहले हम इसका यूनिट लिखेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पहले आप डिफिनीशन पढ़िए, याद करिए, फिर उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर उसकी यूनिट लिखिए। यूनिट क्या होगी दोस्तों, एरिया की यूनिट होगी लेंथ भी मीटर और ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है तो वो भी मीटर, तो हो गया ये मीटर स्क्वायर। और जब हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे या खाली डायमेंशन बोलें तो यहाँ पर मीटर को क्या लिख देंगे, एल, और उस पर पावर 2। तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला L2 होता है, L2। इसको स्क्वायर नहीं, पावर को क्यूब या स्क्वायर नहीं पढ़ना चाहिए, L2 पढ़ना चाहिए, L3 पढ़ना चाहिए। अब वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। तो जैसे मान लीजिए क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का लेंथ है L, ब्रेड्थ है B, और हाइट है H। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, LBH। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों LBH, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर, हाइट की यूनिट भी मीटर। तो मीटर 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 3 बार इंटू करेंगे, मीटर क्यूब होगा। क्यूब बोल सकते हैं यूनिट में, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला जब लिखेंगे तो L की पावर 3 बोलेंगे। इसका डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे L3। इसी तरह डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का जब भी नाम आप सुनेंगे तो समझ जाइएगा हार्डनेस। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, उसकी कठोरता। हार्डनेस क्या होता है, डेंसिटी उसकी हार्डनेस। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी।
कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हार्ड है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल उतने पास-पास होंगे, और जो मुलायम ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल्स दूर-दूर होते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो डेंसिटी की यूनिट होगी, मास का आप लिखेंगे किलोग्राम, और वॉल्यूम का भी ऊपर हमने निकाला मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? तो डेंसिटी का डायमेंशन किलोग्राम के लिए मास m डिनोट करते हैं डायमेंशन में, कैपिटल M, और अपॉन में वॉल्यूम के लिए लगाएंगे L3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ml की पावर -3, ml की पावर -3। फिर वेलोसिटी पर आते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की? यूनिट होगी, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो मीटर को लिखेंगे l, लेंथ है, और सेकंड को लिखेंगे t, टाइम है। t को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? LT-1। यूनिट तो चेंज हो सकती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन कभी नहीं चेंज होती है। किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए उसका डायमेंशनल फार्मूला फिक्स्ड होता है, जबकि यूनिट चेंज हो सकती है। एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम इंटरवल। अब इसकी यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की? तो यूनिट होगी वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और अपॉन में है सेकंड, तो दोनों सेकंड डिवाइड में आके मल्टीप्लाई होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन क्या होगी? तो मीटर को लेंथ लिखेंगे l, और ये टाइम का t स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे LT-2, LT-2। ये डायमेंशनल फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? LT-2। अब हम लोग 6वें नंबर पर आ गए। फोर्स। व्हाट इज फोर्स? द पुश और पुल, धक्का या खिंचाव, ये बल होता है। और बल की परिभाषा दूसरी भी होती है। किसी वस्तु पर जो बल लगाते हैं उसका परिमाण होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। F इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पर इसका फोर्स की यूनिट क्या होगी? यूनिट होगा, मास का होगा किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का ये अभी नीचे निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कहते हैं न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन। और जब इसका डायमेंशन हम लिखेंगे फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? किलोग्राम मास है m, पावर 1 है, लेंथ मीटर l, पावर 1 है, और अपॉन में जो सेकंड स्क्वायर है वो T2 लिखिए, ऊपर ले जाएंगे तो -2, ml-T-2। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml-T-2, ml-T-2। वर्क क्या है? वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी वस्तु पर लगे बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ वर्क होगा फोर्स का न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलेंगे? जूल। न्यूटन इंटू मीटर क्या बोलेंगे? जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो अब इसका जब हम वर्क का डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, तो न्यूटन को क्या लिखेंगे? वही फोर्स का डायमेंशन ml-T-2, और यहाँ पर मीटर का मल्टीप्लाई करें, मतलब मीटर का डायमेंशन l है, तो l और l मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होके हो जाएगा ml-T-2। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml-T-2। और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या हीट एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वर्क के ही बराबर होता है, और टॉर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला वर्क के बराबर होता है। फिर आया पावर। पावर क्या होता है? शक्ति जिसको कहते हैं, एकांक समय में किए गए कार्य को, द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, और द रेट, या तो दूसरी डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of consumption of energy is also known as power। the work done in per unit time is called power। कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी पावर की? पावर की यूनिट होगी वर्क की जूल अपॉन टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं वॉट। अगर कोई पूछे व्हाट इज वॉट, तो क्या बताएंगे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन जूल के लिए लिखेंगे ml-T-2, ये कार्य वाला विमा है, कार्य वाली डायमेंशन, अपॉन में सेकंड है तो उसको T लिखेंगे,
ऊपर ले जाएंगे तो Ml2 और T-2 है, ये T-1 ऊपर जाएगा तो -2 - 1 T⁻³ ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। अब 9th नंबर पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था कि अगर ये दो कोई पॉइंट मासेस हैं और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, r है, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स किसके बराबर होता है? the force of attraction, the gravitational force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो F इक्वल्स टू हम लगा देंगे कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में कैपिटल G की वैल्यू कहीं नहीं बदलती, तो हम कैपिटल G को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो r स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा FR स्क्वायर, और m1 m2 मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में भेज देंगे तो m1 इंटू m2 डिवाइड में आ गया। अब इसका यूनिट क्या बनेगी? यूनिट ऑफ कैपिटल G, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, मीटर, डिस्टेंस का आर, रेडियन डिस्टेंस का मीटर, और ऊपर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे मास का किलोग्राम, इस मास का किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? डायमेंशन बनेगा कैपिटल जी का, न्यूटन का हम लोग फोर्स वाला लिख देंगे ml_t−2 ये फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, और यहाँ L2 ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, L2 मीटर स्क्वायर है, और किलोग्राम किलोग्राम को लिख देंगे m2। तो एक m से एक m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और एक m जो बचेगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m-1, और ये L2 और L इंटू होके हो जाएगा L3 और T-2, ये क्या होगा? m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। अब लास्ट है दोस्तों 10th है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्या होता है? बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके जब हम किसी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में रिलेशन डिराइव करते हैं तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो गैस कांस्टेंट के लिए आपको ये गैस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT, ये गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन है। यहाँ P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है? गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर है। तो आर को हम अगर सब्जेक्ट यहाँ से बनाते हैं तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा पीवी अपॉन एन टी, पीवी अपॉन एन टी। और यूनिट क्या होगी आर की? आर की यूनिट हो जाएगी, गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स को तो मोल ही लिखेंगे, मोल, और टेम्परेचर का लिखेंगे केल्विन। मीटर स्क्वायर से यहाँ से 2 मीटर कट गए, और ये न्यूटन इंटू मीटर क्या बचा दोस्तों? ये न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा जूल, और नीचे मोल केल्विन। तो आर गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। और डायमेंशन क्या निकलेगा? डायमेंशन ऑफ आर, तो जूल का क्या लिखते हैं? वर्क वाला, एनर्जी वाला, ml2T-2, और नीचे मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की कोई डायमेंशन नहीं होता। और केल्विन को के लिखेंगे या थीटा लिखते हैं, कुछ बुक्स में थीटा होता है, कुछ बुक्स में के होता है। तो थीटा अगर लिखें तो थीटा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ml2T-2 थीटा ml2T-2 थीटा -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है गैस कांस्टेंट का। तो ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। ऐसे करके जो भी 250-300 हैं, जब आप लोगों का ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस फिनिश होगा, फिजिक्स का सिलेबस जब फिनिश होगा तो हर चैप्टर में 4-5 चीज़ें जो डायमेंशनल फॉर्मूले आते रहेंगे उनको हम वहीं पर ही समझा दिया करेंगे। तो और नेक्स्ट क्लास में जो ये हमारा पार्ट 3 था, आज पार्ट 4 में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस करेंगे, मीन्स डायमेंशनल फार्मूला जो होगा विमीय सूत्र, उसके उपयोग पर हमारा वीडियो रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने आ जाएंगे। सबसे पहला काम करिएगा कि सभी फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन याद करिए, फार्मूला लिखिए, उसकी यूनिट लिखिए, और फिर डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। अगर ये चीज़ आप लोगों का तैयार होता चला गया तो कोई भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।